नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने उत्कृष्ट एकेडमी में, जहां हम बहुत सारे प्रश्नों को लेकर के आपके साथ साझा कर रहे हैं ताकि आप परीक्षाओं में उत्तम किस्म का प्रदर्शन कर सकें। और इसी प्रयासों में वीडियो बनाने में थोड़ा विलंब हुआ कुछ परीक्षाओं और व्यस्तताओं के कारण। फिलहाल आज की क्लास में हम आगे बढ़ते हैं, जल्दी से चीज़ों को सीखते हैं क्योंकि समय आपके पास भी कम है और थोड़ा सा मेरे पास भी कम है। आप उत्कृष्ट एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हैं, यूट्यूब चैनल पर हैं और उत्कृष्ट एकेडमी पर हैं। और हम क्या सीख रहे हैं? हम सीख रहे हैं राजनीतिक विज्ञान की समकालीन विश्व में राजनीति। जो ये पुस्तक है, पहली पुस्तक, उसका दूसरा अध्याय जिसका नाम है दो ध्रुवीयता का अंत। एक वीडियो पहले अपलोड किया जा चुका है, लगभग 45 मिनट का है, वीडियो लंबा है लेकिन उसमें सैंपल सपोर्टिंग मटेरियल की पूरी अच्छे से व्याख्या की गई है। यदि आपको लगता है कि आपका दूसरा चैप्टर में कुछ दिक्कत है तो आप उस वीडियो को देख लीजिए। अगर आपको लगता है कि मुझे चैप्टर आता है तो समय अपना बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ इस वीडियो को ज़रूर देखिए क्योंकि इसमें प्रश्न उत्तर हैं जो आपके काम आएंगे, आ सकते हैं। प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं, प्रश्नों को शुरू करते हैं। इसका लिंक, जो वीडियो का लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। फिलहाल आप चैनल पे जाएंगे तो आपको तुरंत पता लगेगा कि एक वीडियो डली हुई है, ज़्यादा वीडियो है नहीं, एक कुछ ही है, तो आप उसको आराम से देख सकते हैं। पहला प्रश्न है आपके लिए, 4 नंबर का ये प्रश्न है। पूछेगा तो केवल 4 नंबर में पूछेगा, 6 में भी पूछा जा सकता है। सोवियत संघ के विघटन के 4 कारण बताइए। इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, हो सकता है कहीं और भी पूछा गया हो, लेकिन ये मान के चलिए कि फेवरेट प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है सीबीएसई का। सोवियत संघ के विघटन के 4 कारण आपको बताने हैं। विघटन का मतलब जब वो नष्ट हो गया, और यहाँ पर आप विघटन से बिल्कुल साफ साफ आप समझ रहे हैं कि सोवियत संघ 15 गणराज्यों का एक समूह था और वो 15 गणराज्य अलग हो गए थे। 3 गणराज्यों ने इसके अलग होने की शुरुआत करी थी, आपको पता है कि जिसमें से एक सबसे प्रमुख राज्य रूस, बेलारूस और कौन सा था? बेलारूस और यूक्रेन। वेरी गुड, यूक्रेन। ये जो 3 राष्ट्र थे ये वहाँ से अलग हुए थे और इसी के साथ ही सोवियत संघ विघटित हो गया था। ध्यान रखिएगा, कभी भी किसी भी व्यवस्था के पतन होने का केवल एक कारण नहीं होता है। बहुत सारे क्वेश्चन आपने इससे संबंधित पढ़े होंगे कि भाई ये एक प्रश्न आपका सोवियत संघ के विघटन का कारण। एक आपने पढ़ा होगा 1857 के दौरान जो व्यवस्थाएं थी वो कैसे परिवर्तित हुई या विघटित हुई, जो परंपराएं चल रही थी, जो व्यवस्थाएं चल रही थी वो कैसे विघटित हुई, और भी बहुत सारी व्यवस्थाएं। फिलहाल हमें इस प्रश्न को पढ़ना है इसलिए मैं इसके उत्तर की तरफ ले चलता हूं आपको। नागरिकों की राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाओं का पूरा ना होना, ये एक कारण था। ये एक कारण था कि लोगों की जो राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाएं थी, उम्मीदें थी अपने सरकार से, वो सरकार से उम्मीदें उनकी पूरी नहीं हो पा रही थी। दूसरा, सोवियत प्रणाली पर नौकरशाही का सिकंजा। नौकरशाही का मतलब जो वहाँ के पुलिस प्रशासन व्यवस्थाएं थी उनका सिकंजा इतना ज़्यादा था कि वो लोगों को चैन से जीने नहीं देती थी, सांस नहीं लेने देती थी। इसी वजह से उन लोगों ने अपने आप को स्वतंत्र करने की जो कोशिश थी वो की। कम्युनिस्ट पार्टी का अंकुश, जो वहाँ पर केवल एक ही पार्टी थी, आपको पता है कि केवल कम्युनिस्ट पार्टी थी सोवियत संघ के अंदर, और वो कम्युनिस्ट पार्टी का इतना ज़्यादा अंकुश था उस पूरी सोवियत व्यवस्था में कि लोगों को उससे उबाऊपन आ गया और लोगों ने उससे एक अलग वैकल्पिक व्यवस्था का चयन किया, जिसके कारण आगे चल करके इस पूरी व्यवस्था को क्या कर दिया गया? नष्ट कर दिया गया, पतन कर दिया गया। इसके अलावा संसाधनों का अधिकतम प्रयोग परमाणु हथियारों पर। सोवियत संघ में जो संसाधनों का प्रयोग लोगों के कल्याण के लिए किया जाना था, वास्तव में उनका उपयोग हथियारों को बनाने में सोवियत संघ की व्यवस्थाओं ने किया, सोवियत संघ के अंगों ने किया, जिसके कारण पूरा का पूरा सोवियत संघ जो है वो क्या हो गया? नष्ट हो गया। साथ ही साथ आपको एक प्रश्न पढ़ाया गया था, सोवियत प्रणाली की महत्वपूर्ण विशेषताएं। उन सभी विशेषताओं को नकारात्मक ढंग से प्रस्तुत करके आप इस प्रश्न का उत्तर बना सकते हैं। जैसे उन्नत संचार व्यवस्था में कमी आ जाना, संचार व्यवस्था डगमगा गई जिसके कारण। परिवहन तंत्र में अल्पता आ जाना, लोगों का ज्वार अधिक बढ़ जाना, लोगों के अंदर स्वतंत्रता का भाव ज़्यादा आ जाना, ये सभी कारण भी बन सकते हैं सोवियत संघ के विघटन के। आशा है ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि साम्यवादी, चलिए इसको, हाँ बिल्कुल ठीक है, साम्यवादी अर्थव्यवस्था, साम्यवादी सोवियत अर्थव्यवस्था तथा पूंजीवादी अमेरिकी अर्थव्यवस्था में अंतर बताइए। 4 अंतर बताइए।
तो ये अच्छा प्रश्न है। सेकंड बुक में भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, जो दूसरी वाली बुक है उसमें भी पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था में अंतर बताइए। तो दोनों के लिए आप अच्छे से इसको ध्यान कर लेंगे, याद कर लेंगे, ताकि अगर आपसे पूछे तो आपसे बन जाए। सोवियत अर्थव्यवस्था और अमेरिकी अर्थव्यवस्था, राज्य द्वारा पूर्ण रूपेण नियंत्रण। सोवियत व्यवस्था में अभी आपने ऊपर वाले पॉइंट में क्या पढ़ा कि केवल एक पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी, उसी का दबदबा था, हर चीज पर नियंत्रण कम्युनिस्ट पार्टी का होता था, और कम्युनिस्ट पार्टी राज्य थी तो राज्य का हर एक चीज पर नियंत्रण था। जबकि पूंजीवादी व्यवस्था में राज्य का न्यूनतम हस्तक्षेप होता है। न्यूनतम हस्तक्षेप का मतलब है कि जितना हस्तक्षेप जरूरी है उतना करिए, अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं। लेकिन सोवियत प्रणाली तो उसको पूर्ण रूप से बंद करके रखना चाहती थी, पूर्ण रूप से उसको स्थिर रखना चाहती थी। अच्छा, सोवियत संघ में जो अर्थव्यवस्था थी वो योजनाबद्ध थी। और आपको अच्छा प्रश्न बता दूं कि भारत की जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं वो भी सोवियत संघ से ही ली गई है, मतलब रूस से ली गई है। ठीक है, तो वहां पर योजनाबद्ध तरीके से अर्थव्यवस्था को चलाया गया था। और यहाँ पर स्वतंत्र आर्थिक प्रतियोगिता पर आधारित अर्थव्यवस्था जो थी वो अमेरिका की अर्थव्यवस्था थी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी, कि भाई प्रतियोगिता करो, कंपटीशन करो, जो आगे निकलेगा वो ज्यादा पैसा कमाएगा, वो व्यवस्थाओं में ज्यादा योगदान करेगा और वो तीव्र गति से विकास करेगा। जबकि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था, व्यक्तिगत पूंजी का अस्तित्व नहीं था। आपका कुछ नहीं होगा, जो कुछ होगा सब कुछ सरकार का होगा, ये वाली व्यवस्था सोवियत संघ में चलती थी। और जबकि जो अमेरिका था, जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी, वहां पर व्यक्तिगत पूंजी की महत्ता थी, व्यक्तिगत पूंजी की इंपॉर्टेंस थी, व्यक्तिगत पूंजी हुआ करती थी। आज आप भारत सरकार में देखते हो, क्योंकि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो आप वहां देख पा रहे होगे कि वहां पर कुछ चीजें ऐसी हैं जो निजी हाथों में और कुछ चीजें ऐसी हैं जो सरकार के नियंत्रण में। ठीक है, पेपर का कम समय है इसलिए दोनों ही बुक को मैं कनेक्ट करके चल रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि आपने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा और तब आप इस पर केवल प्रैक्टिस के लिए आ रहे हैं। आगे से किसी चैप्टर की कोई व्याख्या नहीं मिलेगी, केवल प्रश्नोत्तर आपको मिलेंगे। जितने बेहतर और बढ़िया प्रश्न होंगे वो मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। आप बस चैनल के साथ बने रहें, चैनल को अपने सभी मित्रों तक पहुंचा दें। यदि आपका पहुंचाया हुआ चैनल, आपका पहुंचाया हुआ लिंक आपके दोस्त को 2 क्वेश्चन दे रहा है 4-4, 6-6 नंबर के, तो भाई इससे ज़्यादा हेल्प उस दोस्त की आपके लिए कुछ नहीं हो सकती। जरूर इसको पहुंचाइए, आपका भी फायदा हो, मेरा भी फायदा हो, मुझे भी मोटिवेशन मिले, मैं भी आपको आगे अच्छा वीडियो बना करके दे सकूं। समाजवादी आदर्शों से प्रेरित थी। समाज के कुछ उसूल होते हैं, लोगों का कल्याण, सभी का विकास, ये सोवियत व्यवस्था की खास बात है। लेकिन पूंजीवादी व्यवस्था में क्या होता, मेरा पैसा क्यों दूं किसी को, है ना, मेरी चीज क्यों दूं किसी को। तो ये क्या होता है कि अधिकतम व्यक्तिगत लाभ के सिद्धांत पर चलने वाली व्यवस्था कौन सी थी, अमेरिका की अर्थव्यवस्था, मतलब कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। साथ ही साथ उत्पादन के साधनों पर राज्य का स्वामित्व ऊपर आ ही गया था, पहले वाले पॉइंट में ये बात मैंने डिस्कस कर दी थी। और उत्पादन के साधनों पर बाजार का नियंत्रण भी था यहाँ पर। तो दोनों में आप अंतर अच्छे से कर लेंगे। अगर प्रश्न बड़ा करे तो आप इसमें निष्कर्ष भी जोड़ दीजिएगा, आपका प्रश्न हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलिए। गोर्बाचेव तो रोग का निदान ठीक ठीक कर रहे थे, वह सुधारों का प्रयास भी ठीक ठाक ही था, फिर भी सोवियत संघ का विघटन क्यों हो गया। बड़ा ही बढ़िया प्रश्न आपसे पूछ लिया है यहाँ पर, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं, जरूरी है। मिखाइल गोर्बाचेव आपको पता होगा कि सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे। हाल फिलहाल में वाइवा हुआ, कई बच्चों ने मुझे बताया कि जिनका टॉपिक ये था, वाइवा लेने वाले टीचरों ने एक प्रश्न ये भी उनसे पूछा कि सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे। तो आप इसको देख लीजिए, अब वो पूछ रहे तो हो सकता है आपसे एग्जामिनर भी पूछ ले। तो ये अंतिम राष्ट्रपति थे, इन्होंने 2 महत्वपूर्ण नीतियां लागू करी थी सोवियत प्रणाली के अंदर जब ये राष्ट्रपति बने। तो आपको इन्होंने एक तो पुनर्रचना की नीति अपनाई थी, पुनर्रचना की नीति अपनाई थी, और एक जो दूसरी नीति अपनाई थी वो खुलेपन की नीति अपनाई थी, खुलेपन की नीति अपनाई थी। ये 2 उन्होंने नीतियां अपनाई थी। ये सोवियत संघ में सुधार करना चाहते थे, लेकिन इन पे सोवियत संघ के विघटन का आरोप लग गया। ठीक है, कि तुम्हारी वजह से सोवियत संघ विघटित हो गया। तो यही प्रश्न पूछा है कि भाई जब वो प्रयास ठीक ठाक कर रहे थे तो क्यों भाई सोवियत संघ विघटित हो गया। तो पहला बताया कि गोर्बाचेव ने लोगों के आक्रोश को कम करने व अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए प्रशासनिक ढांचे में ढील देने का निश्चय किया, परंतु व्यवस्था में ढील देना ही नागरिकों की अपेक्षाओं का ज्वार उमड़ पड़ा,
जिस पर काबू पाना कठिन हो गया। कुछ आलोचकों के अनुसार गोर्बाचेव की कार्य पद्धति तीव्र नहीं थी। एक बार स्वतंत्रता का स्वाद चख लेने के बाद जनता ने समाजवाद की ओर लौटने से इनकार कर दिया। देखिए कितने पॉइंट है इसमें, मैं आपको गिनवा देता हूँ एक बार, आप इसको कर लीजिए अच्छे से। हो सकता है कि ये प्रश्न आपसे पूछ ही ले। पूछा कि भाई पहला, उन्होंने प्रशासनिक ढांचे में ढील दे दी और उन्होंने ये सोचा कि भाई एकदम से अगर मैं इनको खींच दूंगा व्यवस्थाओं को तो हो सकता है लोग ज़्यादा आक्रोश में आ जाएं कि भाई ये राष्ट्रपति आकर के कैसे ड्रामे कर रहा है। इसलिए उन्होंने धीरे धीरे चेंज करना शुरू किया, और चेंज करने का मतलब ही यही होता है कि धीरे धीरे। यदि आप एक ही दिन में सोचे कि नहीं मैं तो 10 घंटे बैठ के पढ़ूंगा, एकदम आप चेंज नहीं कर सकते। पहले आप 1 घंटे बैठेंगे, फिर 1.5 घंटे होगा, फिर 2 घंटे होगा, फिर 3 घंटे होगा, और आप देखेंगे एक दिन 10 घंटे भी हो जाएगा। मिखाइल गोर्बाचेव ने यही नीति अपनाई थी, लेकिन लोगों को लगा कि ये तो यार क्या आदमी है, इसको काम करना ही नहीं आ रहा। देखो जरूरत तो इतनी तेज काम करने की, कितना धीरे काम कर रहा है ना। वास्तविक परिस्थितियों से सामान्य जनता अवगत नहीं होती है और वो हमेशा ऐसे आरोप और जो है अपने राष्ट्र के प्रतिनिधियों पर लगाती रहती है कि भाई ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, ये वो। दूसरा, और नागरिकों का ज्वार उठा, इस पर काबू पाना कठिन हो गया। साथ ही साथ लोगों ने उनकी कार्य पद्धति की आलोचना करनी शुरू कर दी कि उनकी जो कार्य पद्धति है वो तीव्र नहीं है, तेज गति से नहीं है, और बहुत सारे जो राष्ट्र थे उन्होंने स्वतंत्रता का स्वाद चख लिया था। आप किसी को एक बार रसमलाई खिला दो तो फिर उसको गुड़ पानी पिलाओगे तो स्वाद नहीं जमेगा, उसको फिर रसगुल्ले के साथ ही पानी चाहिए। तो उन लोगों ने स्वतंत्रता का स्वाद चख लिया था, तो अब उनको रास नहीं आ रहा था बाकी की चीज़ें। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये प्रश्न मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से कर लेंगे। भारत जैसे देश के लिए सोवियत संघ के विघटन का क्या परिणाम हुआ? अच्छा प्रश्न है ये आपके लिए, जरूर पढ़िए, पढ़ना भी चाहिए। भारत जैसे देशों के लिए देखिए, भारत सोवियत संघ का, रूस का सोवियत संघ का सबसे अच्छा दोस्त है। भारत तेल से संबंधित अपनी बहुत सारी आवश्यकताओं को रूस से पूरा करता है ना। तो इसलिए रूस और सोवियत संघ का विशेष महत्व रहता है। वर्तमान कंटेक्ट में बात करें, आज के परिदृश्य में बात करूं तो रूस, और पहले अगर हम 91 से पहले बात करें तो सोवियत संघ है। जहां गड़बड़ हो रही है वहां आप खुद इसको समाज से ठीक कर लेंगे। ज़्यादातर चीज़ें आपको ठीक करी जा रही है, लेकिन हो सकता है कि कहीं सोवियत संघ की जगह रूस हो जाए, रूस की जगह सोवियत संघ हो जाए। तो अपने विवेक के अनुसार, 12वीं क्लास के बड़े छात्र हैं आप, अपने विवेक के अनुसार वहाँ चीज़ों को ठीक कर लीजिएगा। हाँ, फिर भी कोई दिक्कत होती है, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कर सकते हैं आप, ठीक है। सोवियत गतिशील देशों की घरेलू राजनीति में अमेरिका को हस्तक्षेप की अधिक अवसर मिल गया है। एक तो क्या प्रभाव पड़ा इससे कि भाई जो अमेरिका है उसने घरेलू राजनीति में हस्तक्षेप करना स्टार्ट कर दिया है। भारत जैसे देशों पर भी इसका प्रभाव पड़ा है। कम्युनिस्ट विचारधारा को धक्का लगा। जो कम्युनिस्ट विचारधारा उछल उछल के कहती थी कि हम देश में राज करेंगे, हम देश में राज करेंगे, आज वो उसका कहीं रहता पता ही नहीं है। विश्व के महत्वपूर्ण संगठन जैसे कि IMF, वर्ल्ड बैंक, इन सब पर किसका प्रभुत्व हो गया है? अमेरिका का। पहले इन पर किसका प्रभुत्व होता था? सोवियत संघ का प्रभुत्व हुआ करता था। बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भारत में अन्य विकासशील देशों में अनियंत्रित प्रवेश की जो सुविधा है वो प्राप्त होने लगी। तो ये सारे के सारे परिणाम जो है वो हुए। शॉक थेरेपी, अगले प्रश्न, शॉक थेरेपी समाजवाद से पूंजीवाद की ओर संक्रमण का सबसे बेहतरीन तरीका था, तर्क दीजिए। सोवियत संघ से कई प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सोवियत संघ इतना बेहतरीन इसका पॉइंट है जिसका कोई जवाब नहीं है। आपसे पूछ सकता है शॉक थेरेपी क्या है, पहला प्रश्न तो यही है आपके लिए कि शॉक थेरेपी क्या है। शॉक थेरेपी क्या है, आपसे एक प्रश्न तो आपसे यही पूछ लेगा कि भैया ये बताओ कि क्या है। फिर इसमें क्या कदम उठाए गए वो आपसे पूछ सकता है। क्यों ये सफल नहीं हुई आपसे पूछ सकता है। और भी कई प्रश्न हैं आपसे जो यहाँ पर पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए, शॉक थेरेपी साम्यवाद से पूंजीवाद के परिवर्तन का जो तरीका था वो साबित नहीं हुआ, अच्छा तरीका साबित नहीं हुआ। अर्थात शॉक थेरेपी इसलिए लाया गया था कि सब लोगों का कल्याण हो जाएगा, सोवियत संघ फिर से मजबूत हो जाएगा, लेकिन हुआ ही नहीं, वो तो नष्ट हो गया, पतन हो गया उसका। इसके कारण पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई। रूस का औद्योगिक ढांचा नष्ट हो गया और लगभग 90% उद्योगों को निजी कंपनियों में बेच दिया गया, जिसे इतिहास में सबसे बड़ी गैराज सेल कहा गया, ठीक है। आप मुझे बताएंगे कमेंट्स में कि शॉक थेरेपी किसके द्वारा, शॉक थेरेपी के लिए कौन सा जो IMF था, वर्ल्ड बैंक था, मुद्रा कोष था, किसके द्वारा प्रस्तावित ये मॉडल था?
आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो आप बताएंगे इसमें। हाँ, वर्ल्ड बैंक क्या था, मुद्रा कोष था, क्या था, आप इसको बताएंगे, मैं इसको चेक करूँगा कि है या नहीं है, आप बताइएगा मुझे, ठीक है, मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। चलिए 4 नंबर का आखिरी प्रश्न, गोर्बाचेव सोवियत व्यवस्था में सुधार क्यों चाहते थे? भाई इससे पहले राष्ट्रपति हुए, इसके बाद तो कोई हुआ ही नहीं क्योंकि वो व्यवस्था ही नष्ट हो गई सोवियत प्रणाली। फिर तो रूस इत्यादि और CIS वगैरह के राष्ट्रपति हुए, लेकिन उसमें तो नहीं हुए। तो आपसे पूछ रहे हैं कि भाई वो क्यों सुधार के लिए प्रयत्न हुए, क्यों सुधार के लिए आगे आए? तो देखो 1985 में कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव चुने गए। 1 नंबर का एक प्रश्न आप यही याद कर लीजिएगा कि इनको कब कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव चुना गया, तो आप बताएंगे 1985 में। सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने जो निम्नलिखित कारणों से सुधार चाहते थे। नंबर 1, सोवियत संघ में सूचना और तकनीकी विस्तार के लिए, क्योंकि जितना उनको बताया गया था लोगों को कि तकनीकी विकास हो रखा है, उतना तकनीकी विकास वास्तव में था नहीं, इसलिए वो चाहते थे कि क्योंकि ये मेरा राष्ट्र है, क्योंकि ये मेरा सोवियत संघ है, इसलिए यहाँ पर तकनीकें बहुत उन्नत किस्म की हों, इसलिए वो सुधार करना चाहते थे। सोवियत अर्थव्यवस्था अधिक प्रगतिशील बनाने के लिए वो इसमें सुधार करना चाहते थे। प्रशासनिक व्यवस्था लोगों के प्रति अधिक जवाबदेह हो सके, इसलिए वो व्यवस्थाओं को बेहतर करना चाहते थे। और सोवियत व्यवस्था को अत्यधिक लोकतांत्रिक बनाने के लिए वो इसको आगे बढ़ाना चाहते थे। पश्चिमी देशों के साथ रिश्तों को सामान्य करने के लिए वो सोवियत संघ में सुधार करना चाहते थे। अब पहले वाले प्रश्न को रिपीट कर लीजिए। क्या था पहला वाला प्रश्न? ये था कि सोवियत संघ के विघटन के क्या कारण थे? यही सारे कारण थे जिसके कारण सोवियत संघ में मिखाइल गोर्बाचेव को सुधार के लिए आगे आना पड़ा। तो आप एक ही प्रश्न को अगर अच्छे से पढ़ लेंगे, सुंदर तरीके से पढ़ लेंगे, पूरे मनोवेग से पढ़ लेंगे, तो उस एक ही प्रश्न से कई प्रश्न आपके ठीक हो जाएंगे, हैं? तो इसलिए आप उस एक प्रश्न को ही बहुत बढ़िया से पढ़िए। अब मत पढ़िए पूरी वीडियो, 4 प्रश्न पढ़िए, लेकिन बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए ताकि वो कहीं पर भी आए तो आपसे प्रश्न बन जाए। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।